गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स के पेपर भारतीय आर्थिक चिंतन में गत कक्षा में हमने विनोबा भावे के आर्थिक विचारों को पढ़ा। इसी कड़ी में आज हम उनके और विचार पढ़ेंगे। विनोबा जी ने भूदान की अवधारणा दी। उन्होंने भूदान यज्ञ का लक्ष्य भी बताया। पोचमपल्ली गांव से 1951 को प्रारंभ हुआ भूदान यज्ञ शीघ्र ही बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश आदि अधिकांश प्रांतों में तेजी से फैलने लगा। विनोबा जी कितनी भूमि भूदान के अंतर्गत चाहते हैं। इसके तहत उन्होंने कहा कि यद्यपि मेरी भूख बहुत कम है, फिर भी दरिद्र नारायण की भूख बहुत ज़्यादा है। इसलिए जब मुझसे लोग पूछते हैं कि आपका अंक क्या है, कितनी ज़मीन आपको चाहिए, तो मैं जवाब देता हूँ 5 करोड़ एकड़। अगर परिवार में 5 भाई है तो छठा मुझे मान लीजिए, 4 हो तो 5वां। इस तरह यह कुल जैरकाश्त जमीन का 5वां या छठा हिस्सा होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विनोबा जी का भूदान का लक्ष्य 5 करोड़ एकड़ था। विनोबा जी के भूदान यज्ञ से संबंधित कुछ विचार हैं, जैसे भूदान सत्याग्रह का रचनात्मक प्रयोग है। सत्याग्रह केवल अन्याय के प्रतिकार का एक नैतिक और आध्यात्मिक उपकरण ही नहीं, बल्कि नवीन समाज रचना का एक समर्थ साधन भी है। भूदान आंदोलन वस्तुतः जमीन की भिक्षा का आंदोलन नहीं, बल्कि यह तो अन्यायपूर्ण प्रचलित भू व्यवस्था के विरुद्ध अहिंसक सत्याग्रह है। दूसरा, भूमि पर सबका समान अधिकार। विनोबा जी के अनुसार ईश्वर ने पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश, इन 5 महाभूतों का निर्माण सभी प्राणियों के लिए किया है। अतः प्रकृति की चीज़ों पर सभी का समान अधिकार है। भूदान सर्वोत्तम दान, यह विनोबा जी का तीसरा विचार है। हिंदुस्तान की संस्कृति का सर्वोत्तम अंश भगवान की मूर्ति सजाने में है। जो भी भोग हम चाहते हैं प्रकृति के अनुसार, वह हम भगवान को अर्पित करके ही सेवन करेंगे। हम जो भोग भोगेंगे वह भगवान के लिए भोगेंगे, जो काम करेंगे वह भगवान के लिए करेंगे। भगवान दीन दुखी गरीब व्यक्ति में निवास करता है, उनकी सेवा भगवत सेवा है। हम उन्हें भोजन, वस्त्र आदि दान देते हैं, लेकिन वह दान उनकी भूख को स्थायी रूप से नहीं मिटा सकता। यदि हम उसे उत्पादन का साधन देते हैं तो उसे फिर मांगना नहीं पड़ेगा। उसे हम यदि अच्छी ज़मीन देते हैं तो वह उस पर काश्त करके अपने बाल बच्चों का पोषण करेगा, फिर मांगने नहीं आएगा। इसलिए भूदान सर्वोत्तम दान है। चौथा विचार है भूदान साम्य योग की स्थापना करता है। विनोबा जी के अनुसार स्वराज्य की प्राप्ति के बाद हमें साम्य योग की स्थापना का आदर्श रखना होगा। इसी को हमने सर्वोदय कहा है। इस साम्य योग की स्थापना के लिए ही तो वो गांव-गांव घूम रहे थे।
विनोबा जी कहते हैं कि मैं भूदान मांगता हूँ, जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं उन्हें भूमि देना चाहता हूँ। आखिर यह सब क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कि आज समाज में ऊंच नीच माने जाने वाले सभी दर्जे मिटने चाहिए। यह कैसे हो सकता है कि जो खुद खेती नहीं करते उनके हाथ में खेती हो, और जो खुद खेती नहीं जानते वो दूसरों के हाथ से काम करवाते हैं। विनोबा जी के अनुसार हमारी संस्कृति पृथ्वी को मानती है और स्वयं को उसका पुत्र। माता पर सभी पुत्रों का समान रूप से अधिकार होता है, अतः हम सभी का पृथ्वी पर समान अधिकार है। अगला विचार विनोबा जी का रहा कि भूदान राम राज्य की स्थापना का मार्ग है। उनके अनुसार भूदान दिलों को जोड़ता है, फिर जमीन जुड़ती है और सहकारिता का विकास होता है। भूदान अंततः समस्त ग्राम को एक परिवार में परिवर्तित कर राम राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करता है। विनोबा जी ने भूदान की 5 भूमिका निर्धारित कर राम राज्य की स्थापना समझाई। उनके अनुसार निर्धारित 5 भूमिकाएं हैं। पहला, अशांति शमन। पहली भूमिका यह केवल स्थानिक दुख निवारण की थी। दूसरा, ध्यान आकर्षण, व्यापक सद्भावना जगाने की थी जो सारे देश का ध्यान इस ओर आकृष्ट करे। तीसरा, निष्ठा निर्धारण, निष्ठा निर्माण, यह कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास पैदा करने की थी। चौथा, व्यापक भूमिदान, यह भूमिका एक प्रदेश में छठे हिस्से भूमि की मांग किस तरह पूरी हो सकती है यह देखने की थी। पांचवा, भूमि क्रांति, ये गांव को एक परिवार बनाने की क्रांति है। पांचवी भूमिका के बाद गांव राज्य और राम राज्य प्रारंभ हो जाएगा। ग्रामदान वस्तुतः राम राज्य या ग्राम राज्य की प्राप्ति का मार्ग है। ग्रामदान का प्रथम चरण है भूदान, जिसके अंतर्गत समाज में कोई भूमिहीन न रहे। ग्रामदान भूमि के संपूर्ण मालिकियत को गांव पर सौंप सेवा वृत्ति अपनाने का विचार है। उनके अनुसार जमीन और संपत्ति, शक्ति और बुद्धि का मालिक परमेश्वर है। उनकी वृद्धि का कारण समाज है, हम सब तो उसके सेवक हैं। हर एक को उसके पेट के लिए जितना जरूरी है उतना ही मिलना चाहिए। विनोबा जी ने ग्रामदान को वरदान बताते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि ग्रामदान घटना दुनिया के इतिहास में अद्भुत मानी जाएगी। इसमें किसी प्रकार का दबाव नहीं है। यह विश्व शांति के लिए वोट है और विश्व शांति स्थापित करने में मददगार होता है। ग्रामदान का प्रारंभ तो वस्तुतः भूदान से होता है। विनोबा जी ने स्वयं यह स्वीकार किया कि यदि मैं सीधे ही ग्रामदान की बात करता तो वह बनने वाली नहीं थी। भूदान में करुणा समाविष्ट है, जबकि ग्रामदान में सहयोग और समता की एक कल्पना है। अब ग्रामदान के लिए क्या प्रक्रिया हो, इसके बारे में उन्होंने बताया कि प्रारंभ में जो ग्रामदान हुए उनमें सभी भूमिपतियों ने अपनी ज़मीनें ग्राम समाज को सौंप दी। इसके बाद प्रत्येक परिवार की सदस्य संख्या के आधार पर इन ज़मीनों को नए सिरे से बांट दिया गया। इन ग्रामदानी गांवों की ज़मीन में से 10% भाग सहकारी कृषि के लिए सुरक्षित कर दिया जाता और शेष ज़मीन को काश्तकार जीवन भर जोतता। अगर इन ज़मीनों की काश्त ग्राम सभा की योजना के अनुसार होती रहे तथा उसका लगान भी ग्राम सभा को समय पर दिया जाता रहे तो यह अगली पीढ़ी के पास रह सकती थी। इस ज़मीन को ग्राम सभा की अनुमति के बिना न तो बेचा जा सकता था न गिरवी रखा जा सकता था। 10% सहकारी शामलाती भूमि की उपज का उपयोग सार्वजनिक कार्यों के लिए किए जाने की व्यवस्था थी। ग्रामदान की यह योजना कम व्यवहारिक रही। तब विनोबा जी ने साथियों से विचार विमर्श कर
इसे और अधिक लचीला बनाकर दूसरी सुलभ ग्रामदान योजना बनाई। योजना के अनुसार ग्राम के 25% भूस्वामी मिलकर 5% जमीन तो भूमिहीनों को दे दें, शेष 95% स्वयं की काश्त के लिए रख लें। समस्त भूमि पर स्वामित्व तो ग्राम सभा का ही रहेगा। ग्राम सभा की अनुमति के बिना न तो जमीन बेची जा सकती है और न ही गिरवी रखी जा सकती है। गांव के सभी बालिग ग्राम सभा के सदस्य होंगे। प्रत्येक ग्राम में ग्राम विकास कोष होगा, जिसमें प्रत्येक काश्तकार को अपनी उपज का 30% या आय का 40% देना होगा। जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें उतना ही प्रतिशत शरीर श्रम के रूप में देना होगा। गांव का प्रबंध सर्व अनुमति से होता है, न कि बहुमत से। ग्राम दान के लिए यह आवश्यक है कि गांव की कुल जनसंख्या का 75% भाग उपर्युक्त सिद्धांतों को स्वीकार करे और उसमें कम से कम इतनी भूमिपति शामिल हों कि गांव की कुल जमीन का 51% इसमें शामिल हो जाए। ग्राम दान के उद्देश्य के संबंध में विनोबा जी ने कहा कि ग्राम दान की संकल्पना का प्रचार स्वयं ने गांव-गांव जाकर करना होता है। उन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की अत्यधिक यात्रा की। ग्रामदान के विनोबा जी ने 7 बुनियादी उद्देश्य गिनाए। पहला, गरीबी को मिटाना। दूसरा, जमीन के मालिकों में प्रेम और स्नेह की भावना को जागृत करना और इस प्रकार देश के नैतिक वातावरण को सुधारना। तीसरा, देश में जहां जगह जगह आमतौर पर एक तरफ बड़े जमींदारों और दूसरी ओर बेदखल किए गए भूमिहीनों के मध्य वर्ग विद्वेष का वातावरण फैल रहा है, उसे दूर करके उसके स्थान पर समाज में बंधुभाव और परस्पर सहायक बनने का भाव पैदा करना। चौथा, यज्ञ, दान और तप के हमारे अनोखे तत्वज्ञान पर आधारित हमारी भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करके उसे बलवान बनाना। पांचवा, श्रम, धर्म, अपरिग्रह, सहकारिता और स्वावलंबन पर आधारित नई समाज रचना का निर्माण करना। छठा, देश के समस्त राजनीतिक दलों को एक मंच पर मिलजुल कर काम करने का अवसर प्रदान करना। और सातवां, विश्व शांति में मदद पहुंचाना। ग्रामदान की अवधारणा के और उसकी व्यापकता को समझने के लिए कुछ अवधारणाएं विनोबा जी ने स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि भारत एक आध्यात्मिक परंपरा है जिसमें मानव त्याग, प्रेम, करुणा और अद्वैत भावना को महत्व दिया जाता है। परिवार में एक दूसरे की चिंता का ख्याल रखा जाता है, इसलिए उसमें आनंद की अनुभूति होती है। विनोबा जी कहते हैं कि लोगों ने कल्पना कर रखी है कि समाज में कुछ आस्तिमान हैव्स और कुछ नास्तिमान हैव नॉट्स होते हैं, परंतु एक दिन मेरे ध्यान में आया कि इस दुनिया में कुल के कुल लोग आस्तिमान हैं। परमेश्वर की कृपा से दुनिया में नास्तिमान कोई नहीं है। किसी के पास भूमि है, किसी के पास संपत्ति है, किसी के पास प्रेम। हर किसी के पास कोई न कोई चीज़ पड़ी है, लेकिन उस चीज़ का उपयोग वह सीमित रूप में करता है। उन्होंने आगे कहा कि ग्रामदान का विकसित अर्थ है जिसके पास जो हो वह उसे गांव को समर्पित करे। नहीं तो यह होगा कि कुछ लोगों का धर्म देने का है, कुछ का धर्म लेने का है। ऐसा नहीं हो सकता। धर्म वही है जो सब पर लागू हो। जैसे सत्य धर्म है तो वह सब पर लागू होता है, करुणा धर्म है तो सब पर लागू होता है। ग्रामदान एक पूर्ण विचार है। यह एक जटिल प्रत्यय है जिसमें कई प्रकार की प्रतिमाओं का एक साथ अनुपम संगठन हुआ है। धर्म की दृष्टि से यह करुणा और सेवा का, विज्ञान की दृष्टि से सहयोग का, समाज की दृष्टि से टूटे हुए हृदय को जोड़ने का, आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी ग्रामीण कुटीर उद्योग व खादी का, राजनीतिक दृष्टि से शासन मुक्त समाज, वास्तविक लोक शक्ति और लोक नीति का, प्रतिरक्षा की दृष्टि से शांति सेना का और अहिंसक क्रांति के मार्ग के रूप में नई तालीम, हृदय परिवर्तन और विचार परिवर्तन के आधार पर शांति में क्रांति का सूचक है।
ग्रामदान में विज्ञान का कल्याणकारी रूप ही समाहित है। ग्रामदान धर्म, अर्थ, विज्ञान आदि से भी अधिक व प्रभावी संकल्पना है। एक पूर्ण आत्मनिर्भर इकाई है। यह आत्मनिर्भरता समानता व सह अस्तित्व के साथ मिश्रित है। यह एक विशिष्ट साम्य योग है जहाँ सभी सेवक और कोई मालिक नहीं है। यह दुनिया से भय और हिंसा को समाप्त कर विश्व शांति का मार्ग प्रशस्त करने वाली संकल्पना है। विनोबा जी द्वारा प्रस्तुत ग्रामदान की संकल्पना राम राज्य की प्राप्ति का साधन है। राम राज्य वस्तुतः एक ऐसे शासन कल्पना है जिसमें सभी सुखी हों, प्रेम, सौहार्द और भाईचारे के साथ सभी मिलजुल कर रहें और जहां किसी भी प्रकार का शोषण ना हो। राम राज्य ग्राम स्वराज्य से ही प्राप्त किया जा सकता है और ग्राम स्वराज्य ग्रामोदय का परिवर्तित स्वरूप है। ग्रामोदय के अंतर्गत ग्रामदान व ग्राम संकल्प दोनों ही समाहित हैं।